फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम जूनियर भर्ती के 100 क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी जूनियर भर्ती में सामाजिक अध्ययन के 100 क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 1 से 50 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। तो यानी अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो आपके पेपर पैटर्न में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन आपके होंगे सामान्य, जो हर विद्यार्थी को करने हैं, चाहे वो प्रिंसिपल पद पर उसने भर्ती में भरा हो या फिर वो क्या हो, असिस्टेंट टीचर हो। तो यानी जूनियर भर्ती में जो 1 to 50 तक क्वेश्चन है, 1 से 50 तक, वो कंपलसरी है सभी के लिए। बाद में जो 100 क्वेश्चन है उनकी चॉइस है, सब्जेक्ट वाइज या अपनी जैसे आप योग्यता को रखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम सामाजिक अध्ययन को ले रहे हैं, यानी सोशल स्टडीज़ को ले रहे हैं। इससे संबंधित हम 100 क्वेश्चनों को देखेंगे। यह 100 क्वेश्चन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन के नहीं हैं, क्योंकि बता दें कि जो आपका जनरल पेपर है, यानी जो सबके लिए कंपलसरी पेपर है, उसमें इसका पार्ट है। यानी आपको इतिहास भी देखना है, भूगोल भी देखना है, नागरिक शास्त्र भी देखना है उसमें भी, तो इसका पार्ट है। तो ये दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की, और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप धैर्य के साथ इसे सुनते रहें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो PDF को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको इसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। PDF आपको हर वीडियो की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होती है, और उस वीडियो में टेलीग्राम से आप क्या करें, PDF निकाल लें। यानी हर वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। देखिए, हमने क्वेश्चनों की नंबरिंग भी 51 रखी है, यानी हमने क्या करा है, 1 से 50 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम 51 से 100 आपके 150 तक क्वेश्चन कराएंगे, यानी 51 के बाद हम 100 क्वेश्चन इसमें जोड़ देंगे। वो किसके जोड़ेंगे, सामान्य अध्ययन के। अगर किसी विद्यार्थी ने यहाँ पे हिंदी रखा है, यानी हिंदी से देना चाहता है, अभी तो चॉइस नहीं भरवाई गई हैं, तो अगर वो हिंदी से देना चाहता है तो उसे यहाँ पे 100 नंबर की हिंदी करनी होगी। अगर वो गणित या विज्ञान से देना चाहता है तो उसे यहाँ पे 100 नंबर का गणित या विज्ञान करना होगा। तो यहाँ पे क्या करा गया है, उन्होंने अभी चॉइस नहीं ली है। ये टेस्ट के बाद भरा जाएगा कि क्या किस में आप मतलब किस पद पर आप जाना चाहते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो सामाजिक अध्ययन के हैं, क्योंकि आर्ट वाले विद्यार्थी, कॉमर्स वाले विद्यार्थी आपके दोनों ही इसमें सामाजिक अध्ययन में कर सकते हैं। उन्हें कभी चयन के बाद भी कोई भी सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सामाजिक अध्ययन को कॉमर्स वाला विद्यार्थी भी ले सकता है और आर्ट वाला विद्यार्थी भी ले सकता है, चाहे आर्ट वाले का आपका क्या हो, आपका वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। तो इसलिए इस दृष्टि को देखते हुए सामाजिक अध्ययन ज़्यादा लेना आवश्यक है। माना हिंदी का पैटर्न या हिंदी का सिलेबस बहुत कम था, मगर वो आगे दिक्कत दे सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खाद्यान्नों की कृषि है वो कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, तो हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो नवपाषाण काल से मिलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें नवपाषाण काल से मिले हैं। अगर नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ क्या था कि वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल युग क्या है, आपको 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, परंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व के आपके कितने हैं, 4000 के लगभग हुआ है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है। बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, याद रखना, जिसके समय 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व क्या था, खाद्यान्न उत्पादन, पशुओं का पालतू बनाने की जानकारी, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण है। ठीक है, तो ये हमें साक्ष्य मिली, इसी के कारण हमने कहा कि नवपाषाण काल में क्या हुआ, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक हैं, तो आप याद रखिएगा, व्यापारी हैं। पढ़ियों के बारे में एक कथन और कहा जाता है, उन्हें याद रखना, उन्हें कहा जाता है बैकनाट। ठीक है, बैकनाट का मतलब होता है सूदखोर। यानी ये क्या करते थे, धन को ब्याज पर देते थे, यानी पढ़ी लोग क्या होते थे, ऋण देने वाले होते थे, तो ब्याज अधिक लेते थे, तो इन्हें सूदखोर भी कहा जाता था।
हो सकता है ऐसे ना करके, पढ़ी ना करके ये पूछ लिया जाए, सूदखोर क्या थे, तो ये एक व्यापारी वर्ग था, याद रखना। और इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें बैकनाट कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते थे, ब्याज अधिक लेते थे उस धन पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो याद रखना, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। अगर बात की जाए राजगृह की, तो ये क्या है, हाँ, इसमें क्या होता था कि ये मगध की छोटा सा राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी। मगर एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ मगध में, जिसने क्या करा, साम्राज्य का विस्तार करके। मगध का प्रमुख राजवंश हलयक वंश था। इसके प्रतापी शासक था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता के बिंबिसार की हत्या कर मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। इसका नाम कोड़िक भी था। अजातशत्रु के रथमूसल तथा महाशिलाकटक नामक नए हथियारों का उपयोग किया। अजातशत्रु के समय लगभग 883 ईसा पूर्व में राजगृह में सप्तपदी गुफा में बौद्ध की प्रथम संगति हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध की प्रथम संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के में। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर 32 वर्ष शासन करने के पश्चात अजातशत्रु ने अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया था। तो यहाँ पे पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रथम बौद्ध सम्मति का आयोजन। अब यहाँ पे आ ही गया, पहली प्रथम बौद्ध सम्मति कहाँ पे हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, अभी हमने देखा था। तो किसके शासन काल में हुई थी, तो वह हमारा अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम हुई थी। अगर यहीं पे द्वितीय की बात की जाए, तो यहाँ पे उस किसके शासन काल में हुई थी, तो वो कालाशोक है। तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका स्थान बहुत पूछा जाता है। अगर किसका शासन काल था, तो याद रखना वो था अशोक का था, तृतीय बौद्ध संगति में। अगर बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगति की, तो ये कश्मीर में हुई थी। उस समय क्या था कि ईसा की प्रथम शताब्दी थी। और अगर शासन काल की बात की जाए तो ये कनिष्क का था। शासन काल की बात की जाए तो चौथी बौद्ध संगति के समय शासन काल किसका था, कनिष्क का था, यानी कुषाण वंश था। इसको कुषाण वंश भी कहते हैं। तो इस तरह चारों बौद्ध संगतियों को हमने देखा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़े मिलाने हैं, यानी किसका किसका उपनाम है। तो आपको पता प्रियदर्शी किसको कहा जाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है जो सबका प्रिय हो, यानी प्रियदर्शी आपका यहाँ पे हम किसे मानते हैं, प्रियदर्शी होते हैं हमारे अशोक। चाणक्य का उपनाम सबको पता है विष्णुगुप्त। तो देखिए डी का 4 कहाँ है, डी का 4 यहाँ पे भी है, डी का 4 यहाँ पे भी है। अब देखते हैं सी का 1 कहाँ पर है, तो सी का 1 यहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है नहीं, तो राइट आंसर हमारा रहेगा सी। तो यहाँ पे क्या है कि अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं। और अगर बात की जाए किसकी के चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका सेंड्रोकोटस कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो इसे अमित्रघात कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई भी शत्रु नहीं बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, यानी हाथी गुफा किसके बारे में हमें जानकारी देती है, तो वह खालवेल के बारे में हमें जानकारी देती है हाथी गुफा का अभिलेख। अगर खालवेल की बात की जाए तो ये क्या है, इसका जो हाथी गुफा अभिलेख है वो कलिंग शासक था खालवेल। और हाथी गुफा अभिलेख में उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 4-5 मील दूर पहाड़ी पर स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख याद रखना, ये कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट चलते हैं, शक विजेता किसे जाना जाता है। तो अगर हम बात करी जाए कि किसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें शक विजेता कहा जाता है। शक विजेता की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगर चंद्रगुप्त की बात की जाए तो इन्हें देवगुप्त, देवराज दत्त, देवश्री भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा था, विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। और भारतीय अनुश्रुतियों में उसे सकारी के रूप में स्मरण किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, सकारी।
सहकारी के रूप में क्या करा जाता है, याद किया जाता है। बाण ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का उल्लेख किया है। ठीक है, जो बाण हैं उन्होंने भी क्या करा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप कहीं जाएं नहीं छोड़ के, तथा आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा ईंटों के द्वारा निर्मित है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह देखिए, ईंटों द्वारा निर्मित है, तो ऐसा मंदिर जो ईंटों के द्वारा बना हुआ था वो है भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ईंटों के द्वारा बना गया है यह मंदिर। और ये क्या है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, 70 फुट ऊंचा है। याद रखना, ये कितना है, 70 फुट ऊंचा है, भगवान विष्णु का मंदिर है, और यह ईंटों की सहायता से बनाया गया था। और इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो गर्भगृह है वो 15 इंच का है, और इसका बाहरी भाग कलापूर्ण है। ठीक है, ये कलाओं से पूर्ण है। अगर बात की जाए, भीतरगांव मंदिर गुप्त वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। याद रखना, ये कहाँ पे, भीतरगांव में ही बसा हुआ है, और ये गुप्त काल का है। याद रखना। इसके बाद असम का प्राचीन नाम क्या है, यानी असम का इसमें पुराना नाम पूछा जा रहा है, तो वह है कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है, और इसे चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में अत्यंत राज्यों के रूप में कामरूप का उल्लेख भी मिलता है। अगर बात करें, ह्वेनसांग ने भी कामरूप की यात्रा की थी। जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, उसने क्या करा था, कामरूप यानी असम की यात्रा की थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन 2 वक्तव्यों का मतलब होता है कि जो 2 कथन कहे जा रहे हैं वो आपस में कितने रिलेट हैं, या दोनों कथन कितने आपके तथ्य पर आधारित हैं, यानी सही हैं, और कितने गलत हैं। ये मतलब थोड़े डीपली हो जाते हैं। बलबन ने दिव्यगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टकित कराए थे, यानी सिक्के चालू कराए थे। बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। ये 2 कथन है, पहला, दूसरा है कारण। तो यानी पहले वाले कथन से कारण मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ए और आर दोनों सही है, तथा एक ही सही व्याख्या आर है। इस तरह इसमें पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। यानी इसमें कहा गया कि बगदाद की खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, तो ये सही तो है, मगर इसकी उपलब्धि में सिक्के नहीं चलाए गए, ये कहना चाह रहा है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। राइट आंसर हमारा इसमें रहेगा बी। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो होली के उत्सव में हिंदुओं की में भाग लेता था, तो वो था आपका MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने अपने शासनकाल में गैर तुर्कों तथा भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। आपका देखिए, जैनुअल अब्दानी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आब्दीन, जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था। तो आप बात यहाँ, ये कहाँ का शासक था, तो ये था कश्मीर का, जिसने गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था, जैनुल आब्दीन। तो ये कहाँ का था, इसने कश्मीर का था, इसने गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। और अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1420 से 70 तक रहा ईस्वी में था। और इसने अपने पिता सिकंदर शाह की कट्टर धर्मार्थ नीतियों के बिल्कुल प्रतिकूल उदाहरण जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों को अनुसरण किया था। और इसने संपूर्ण कश्मीर के विद्रोह का दमन करके शांति और व्यवस्था स्थापित की थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कश्मीर अभी चर्चा का विषय रह चुका है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
और देखते हैं अपने पिता द्वारा विनिष्ट किए गए अनेक हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाल जाने के लिए बाध्य किया गया था उन्हें स्वदेश वापस आने के लिए प्रेरित किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू धर्म पर आरोपित अंतुष्टि कर को भी इसने वापस ले लिया। यानी अंतुष्टि कर एक लगाया गया था कश्मीर में, उसको भी इसने वापस ले लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं। जनरल अब्दाली से भूलना नहीं। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो अगर बात करें किसने प्रारंभ की थी, तो यहाँ क्वेश्चन जो बनता है वो इसका आंसर बनता है आपका सी, क्योंकि मनसब एक पद होता है जो क्या करा था, अकबर ने अपने शासनकाल में अपने सैनिकों या अपने अधीनों को दिया था। तो मनसब क्या है? एक पद है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी, जो मुगलों की ये क्या थी आपकी, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इस व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बासीद द्वारा आरंभ की थी तथा चंगेज खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त की थी। तो अकबर के शासनकाल में 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है। तो यानी किसने मनसब प्रदान किए थे अपने शासनकाल में? तो वो था अकबर, अगर इस तरह से भी आ जाए तो। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, तो जो औरंगजेब था उसने दक्षिण में कौन कौन से 2 राज्य विजित किए थे? तो वो था आपका बीजापुर और गोलकुंडा। अगर बीजापुर की बात की जाए तो इसे 1686 में क्या करा था, विजित किया था, जबकि गोलकुंडा की बात की जाए तो इसे 1687 में विजित किया था। यानी यहाँ पे क्या है, बीजापुर को आपको 1686 है, और जबकि गोलकुंडा की बात की जाए तो 1687 है। तो इस तरह इन्होंने ये दोनों ही राज्य विजित किए थे। राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो सवाई राजा जयसिंह ने क्या करा था, जयपुर में जंतर मंतर स्थापित है, बहुत अच्छी है। तो जयपुर में प्रथम स्थापित की थी, और इन्होंने मुख्य की थी जयपुर की वैधशाला, उज्जैन की वैधशाला, मथुरा की वैधशाला, बनारस की वैधशाला। ये भी याद रखिएगा, उज्जैन की भी वैधशाला इन्हीं की है, मथुरा की भी वैधशाला इन्हीं की है, बनारस की भी वैधशाला इन्हीं की है। जब जयपुर की वैधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वैधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे जिज मोहम्मद शाही कहते हैं। याद रखना, जिज मोहम्मद शाही क्या है, जंतर मंतर में एक सारणी आपकी किसके द्वारा तैयार की गई है? जय सिंह के द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो राजा राम मोहन राय को क्या था कि राजा की उपाधि जो दी थी वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने की दी थी, क्योंकि ये क्या थे, ये इनकी मध्यस्थता कराते थे अंग्रेज़ों की मध्य जाकर। तो जैसे अभी बिचौलिया कहा जाता है, उस तरह का इनका प्लेटफार्म था राजा राम मोहन राय का। यानी ये अंग्रेज़ों से बातचीत करते थे, राजा की बातचीत अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे तथा अंग्रेज़ों की बातचीत राजा तक पहुंचाते थे, सरल और स्पष्ट भाषा में। अगर बात की जाए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखना ब्रिस्टल में हुई थी, यानी इंग्लैंड में हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में। क्योंकि ये कहाँ जाते रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था, और इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाहों को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे। तो यहाँ वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में। पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन भारतीय था जिसकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, तो याद रखना ब्रिस्टल में हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। अकबर सेकंड ही ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक जो संधि थी ये यानी है कि वो कौन सी संधि थी जिसने भारतीयों को धीमे धीमे गुलाम बना दिया? वो है लॉर्ड वेलेजली की संधि। ये क्या करता गया, भारतीयों से सहायक संधि करता गया और
उसी से क्या हुआ कि भारत कमज़ोर होता चला गया। लॉर्ड वेलेज़ली की जो नीति है वह है सहायक संधि प्रणाली। अगर सहायक संधि की बात करें तो किसने इसे स्वीकार करा? सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी और बूंदी और भरतपुर। तो यानी जितने भी बड़े संप्रदाय थे, बड़े साम्राज्य थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार करते गए और सहायक संधि को स्वीकार करते गए तो भारत में गुलामी की नींव धरती चली गई। अगर बात की जाए वह सहायक संधि में था क्या, तो इसमें था भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। दूसरी शर्त थी बड़े राज्य अंग्रेजों के अधीन एक सेना रखेगी। तीसरी संधि थी राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा। चौथी संधि थी कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी, जबकि ऐसा नहीं था चौथी वाली संधि का, क्योंकि सबसे बड़े शत्रु तो वही थे उस टाइम पे। तो ये था चारों संधियों की ये 4 शर्त थी जिन्हें हम जिससे संधि हुई थी उसको उसे पालन करना था। नेक्स्ट चलते हैं, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, बैरकपुर का विद्रोह, तो उसके लिए अगर बात की जाए कि कौन देशभक्त है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह है मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का जो बिगुल है वो किसने बजाया यानी किसने शुरू की, तो वो थी मंगल पांडे ने। बैरकपुर छावनी में इनकी नौकरी थी, वहाँ से ही इन्होंने हम क्या करा 1857 की क्रांति शुरू की। 34वीं रैंक फोर्स में थे ये, यानी 34वीं रैंक की एक आर्मी बटाली थी, उसमें ये सेना पर तैनात थे। तो मंगल पांडे थे। अगर इस केस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या था कि शुगर की चर्बी से बनने वाले और गाय की चर्बी से बनने वाले कास्तूलों के प्रयोग के कारण ये विद्रोह जागा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें ये कूट दी गई है जहाँ हमें मिलान करना है, यानी कौन सा विद्रोह किस जगह पे हुआ है। आपकी सिलेबस में साफ साफ है कि स्वतंत्रता से संबंधित विद्रोह तथा स्वतंत्रता से पहले के विद्रोह भी हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से विद्रोह है, किसका मिलान हमें करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला रहेगा, हमारा जो रहेगा मोपाल बिल्कुल सही है, ये केरल में हुआ। पावना विद्रोह की बात की जाए तो पावना विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल में हुआ। अगर एका विद्रोह की बात की जाए तो एका विद्रोह आपका अवध में हुआ। अगर बात की जाए बिरसा मुंडा विद्रोह की तो ये बिहार में हुआ। याद रखना बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बन चुका है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर है आपका। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता था? तो जो बहावी आंदोलन है उसका कौन नेता था? तो जिसका राइट आंसर है वो सैयद अहमद था, बहावी आंदोलन का नेता। अगर बात की जाए तो बहावी आंदोलन कब तक चला? तो ये 1828 से 1890 तक रहा और इसे क्या कहते हैं? मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। ये बात बहुत याद रखना कि बहावी आंदोलन को क्या कहा जाता है? मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में ये कहीं अधिक सुसंजित, संगठित तथा सहयोगी आंदोलन रहा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो यानी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है S.N. बनर्जी। अगर इंडियन एसोसिएशन संगठन की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्हें राष्ट्रगुरु कहते हैं ने कलकत्ता में की थी। याद रखना, बनर्जी भी थे और कौन था इसमें? आनंद मोहन बोस थे। एक और व्यक्ति थे, वो थे आनंद मोहन बोस। दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। अगर बात की जाए बंगाल का विभाजन की, तो ये 16 अक्टूबर आपका 1905 को हुआ था। विभाजन किया गया 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के आरंभ की घोषणा की गई थी। विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। याद रखना, ये पूछा जाता है, एंड्रूज फ्रेजर था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। याद रखना, इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। यह घोषणा 1912 में लागू हुई। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो यानी ये पूरा तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली दरबार बहुत पूछा जाता है। तो 1911 है। अगर बात की जाए 12 दिसंबर 1911 है, दिल्ली दरबार में क्या 2 बड़े फैसले हुए तो पहला था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दूसरा था कि कलकत्ता की जगह क्या हुई थी, दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये लागू कब हुई थी घोषणा? तो 1912 में लागू हुई थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, हम पूरे 100 कर ही हटेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चनों को। क्योंकि दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे, इस बात को मत भूलिएगा, तथा महारानी मैरी। लोकसभा का अगर बात की जाए यहाँ पे और क्वेश्चन ये रहे आपके, नेहरू रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। एक और क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रथम भारतीय था जिसने पत्रकार के रूप में अपनी कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं ने जेल में भी क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। तो आपका 73 का क्या रहेगा, 20 सही रहेगा। तो प्रथम भारतीय पत्रकार थे जिन्हें अंग्रेजों ने जेल भेजा था। इन्हीं ने कहा था, मेरे सिर में लगी हुई हर एक लाठी क्या है, ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत या फिर ब्रिटिश सरकार के ताबूत में लगी कील के समान है, यानी ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाली है। इनकी लाठी चार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दक्षिण में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये थी हरिजन। बहुत फेमस पत्रिका है इनकी हरिजन। ये क्या है कि गांधी जी ने 1891 में बैरिस्टरी पास करके पहले राजकोट में और फिर बम्बई में वकालत करने लगे थे। याद रखिएगा, इनकी क्या है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था नवजीवन। याद रखना, यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रकाशित की गई पत्रिका है हरिजन। अब अगर बात की जाए आपकी समाचार पत्र की, तो वो है नवजीवन 1919। जलियांवाला हत्याकांड की सन है, याद रखना 1919। तो नवजीवन क्या है, इनका समाचार पत्र है नवजीवन। तो ये समाचार पत्र है जो हिंदी और गुजराती भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोरी चोरा घटना घटित हुई थी। तो चोरी चोरा जो घटना थी वो घटित हुई थी, याद रखना 5 फरवरी 1922। इसी के तहत क्या किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें क्या हो गई थी, हिंसा हो गई थी, और इसी की वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 22 जवान पुलिसकर्मी उस चौकी में मारे गए थे। चोरा चोरी क्या है, एक जगह है जहाँ पे 22 पुलिसकर्मी उसी चौकी में मारे गए थे। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आपकी तैयार की गई थी AML नेहरू द्वारा। याद रखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। 11 मई 1928 को बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा
नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उप समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांत का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति में अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सदस्य थे, मगर कहा जाता है कि जो रिपोर्ट थी ये पास हो जाती, मगर इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार पूछा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया के प्रतिद्वंदी कौन था, तो वो था हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो किस यहाँ पे पूछा जा रहा अधिवेशन कौन सा था, तो वह है आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र ने क्या करा था, दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने तथा वे गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, जबकि सुभाष चंद्र एक बार बन चुके थे और दूसरी बार भी वो अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की अगर बात की जाए कि का प्रथम सेनापति था, तो वो था मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का अगर आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह था। इस गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह यानी प्रीतम सिंह तथा आपका मेजर आईवाची फूजीहारा आदि प्रथमतः दिया गया था। परिणाम स्वरूप सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह को इसका प्रथम सेनापति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो यानी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम को। तो सबसे ज़्यादा हमने जो 1935 के अधिनियम को क्या कहा है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इस तरह से भी आ सकता है। तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक ही है, इंजन है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि यह अधिनियम दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। याद रखना, ये जरूर याद रखना कि क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि ये दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। दास्ता का नया आज्ञा पत्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है 1935 का अधिनियम, क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा अगर हमने किसी का अनुसरण किया है तो वो 1935 के अधिनियम का किया है, यानी सबसे ज़्यादा हमने इसी में से लिया है। तो दास्ता का नया आज्ञा पत्र भी किसे कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को कहा जाता है। बिना इंजन का कार किसे कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को कहा गया है। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है कैसे नया आज्ञा पत्र कहते हैं दास्ता का। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो 79 का ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जोड़े दिए गए हैं, हमें मिलाने हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखना कि इसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, यहाँ पे हम जोड़े मिला लेते हैं तो जिससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है यहाँ पे जो हमारा रहेगा राइट आंसर वो रहेगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या हुआ था कि यहाँ पे डलहौजी है, ये पूछ रहा है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, हमें पूरा क्वेश्चन देखना है, वो भी ध्यान से नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि यहाँ पे ये है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ होना। तो ये लॉर्ड लिंटन के समय में ना होकर किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑकलैंड था गवर्नर जनरल उस समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे होगा 26 जनवरी 1950 को। और कब स्वीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो जो 40 है वो क्या करता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 40 का संबंध है। और अभी ग्राम पंचायत चुनाव हो के चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? यानी संवैधानिक उपबंध नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, इसका राइट आंसर। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके है, जो आपने देखा अभी हुए थे इलाहाबाद का प्रयागराज, इस तरह के। इलाहाबाद का प्रयाग पहले नाम था, बस अभी का जो नाम कर दिया वो प्रयागराज कर दिया। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? फिर गलत जोड़ा बताना है आपको, तो इसमें जो है वो ए गलत है। ये हमारे अधिकारों की बात कर रहा है, यानी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है नहीं, कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो जो भारतीय संविधान है उसकी अगर प्रकृति की बात करें तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर भारतीय संविधान की उसकी बात करें प्रकृति की, तो यहाँ पे क्या है कि ये दृष्टियों में एक अनुपम संविधान है अनेक दृष्टि से। और भारत का संविधान संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रकृति समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संघीय और एकात्मक एक साथ नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। वैसे भारतीय संविधान क्या है, संघीय और एकात्मक दोनों है। संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो अगर इमरजेंसी की घोषणा करनी हो तो कितनी, तो वो है हमारा 1 माह। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो जो संशोधन है उसके लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का उपयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने से क्या हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप इसका PDF निकाल कर देख सकते हैं, तथा अगर आपको लगे कि एक्सप्लेन होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक ही बार में क्या होगा, ये 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अगर आपातकाल की घोषणा हो जाए तब। ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है इसमें? तो आपका 90 का रहेगा। यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो इसमें कौन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ये केवल क्या है, 1 सत्य है, केवल एक सत्य है, यह 1977 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें क्या हो, राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से है? तो वह 7वां और 21वां संशोधन। आपका 91 का सी, 7वां और 31वां क्या है, 31वां संशोधन है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से आपका संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा संविधान का संशोधन था 44वां। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन को भारतीय लघु संविधान भी कहते हैं, याद रखना। किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है?
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य जिसमें विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। यहाँ पे विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। तो वो है हमारा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन के व्यवहार के विषय में सही नहीं है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो व्यवहार है उसके विषय में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं कि कौन सा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा रहेगा उसमें है बी, एक कानून को अकृत और अशून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों का एक मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, अभी मनाकर हम चुके हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो आर्टिकल 40 है, याद रखिएगा। अगर पूछा जा रहा है दिवस मनाया गया तो वो याद रखना 24 अप्रैल है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है। तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है तो वह याद रखना 76वां संशोधन अधिनियम है। आपका इसमें रहेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1900 ये कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो ये हुआ था 1992 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है। तो इसमें क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को दिया जाता है। इसमें ये राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा, इसका जो रहेगा आपका, इसमें कुछ कथन है उन्हें चुनकर हमें बताना है। तो आपका 98 का रहेगा बी। 2 और 3 दोनों सही हैं। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। लोक निधि के बारे में बात की जाए तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो यानी लोक निधि को कौन सुरक्षित रख सकता है। तो वो हमारा राइट आंसर है बी, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CGA जिसको बोला जाता है वो इसे रख सकता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। तो जो भारत है उसमें राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो भी रहेगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार। राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दों में कौन से मुद्दे सांप्रदायिकता के राजनीति के शिकार बने हैं। तो जो सांप्रदायिक राजनीति है उसके शिकार बने हैं, कौन से मुद्दे हैं, मुद्दे पूछे जा रहे हैं इसमें। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। इसमें देख लेते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, बी। तो यानी 1, 2, 3 इसमें ये सारे मुद्दे हैं वो राजनीति के शिकार रहे हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। तो 1, 2, 3 यानी मुद्दे हैं जो हैं वो है समान दीवानी संहिता का लागू किया जाना, संविधान के अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हुआ है आपको पता, आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो किसने कहा था, वो अरस्तु थे। अरस्तु ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है।
अब हमारे भूगोल के क्वेश्चन आ गए। पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए लिया गया सटीक समय क्या है? तो जो पृथ्वी है वो एक घूर्णन यानी एक चक्कर के लिए कितना समय लेती है? तो वो है हमारा सही समय जो है वह 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड। राइट आंसर जो है सी रहेगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो जो नगर है उनमें से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वो है गांधीनगर। गांधीनगर ही है जो कर्क रेखा से क्या हो निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मिलने वाले नगरों की अवस्थानों का निम्नलिखित में से कौन सही अनुक्रम है? तो यानी हम पश्चिम से कहाँ चलेंगे? पूर्व की ओर। तो आपको याद ही है कि पश्चिम से हमें यहाँ ऐसे चलना है पूर्व की ओर। तो जब हम इंडिया के मैप में यानी ऐसे चलेंगे यानी आपका यहाँ पे क्या है पूर्व पूर्व पश्चिम, हमें क्या करना है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मिलने वाले नगरों की अवस्था क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, बैरूत, जेद्दाह, बागदाद और तेहरान नगर है जब हम चलेंगे कैसे पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा कौन बनाता है? तो वो हमारा पेरिनीज पर्वत है जो दोनों के बीच सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अवाहित नहीं होता? तो आपका इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, चांड। सूडान है, इथियोपिया है और युगांडा है, ये तीनों ही नील नदी के द्वारा अपवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो जलडमरू मध्य निकट है तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य संधि, याद रखना। वायुमंडल की कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो पृथ्वी के जो नज़दीक वायुमंडल उसमें क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में हमें जानना है। तो पहला क्या है? मैग्रो कुछ समुद्री तटों के समीपवर्ती कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन परिस्थिति निकाय होते हैं, ये कह रहा है पहला कथन। दूसरा कह रहा है इसमें कि क्या है आपका मैग्रो के बारे में दूसरा कथन हमारा है कि वे तट रेखा पर स्थित रखते हैं और समुद्र द्वारा आपके क्या होते हैं सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ये देख लेते हैं इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, आपको याद रखना है। कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको वो राज्य देखने जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मणिपुर। अगर मणिपुर की बात आई है तो आपको याद रखना है कि मणिपुर का कौन फेमस है? आपकी मैरी कॉम। आपका काला चावल मणिपुर का ही है जिसे आपका टैग मार्क मिल चुका है। उत्तर प्रदेश ये हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। तो आपका क्या है सर्वोच्च शिखर? वो है नंदा देवी। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यहाँ पे कौन सी नदी है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो है हमारा सी, गोदावरी। फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? वो है उत्तरांचल में। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें आरोही ना पूछकर अवरोही क्रम पूछा है। तो यानी 10, 9 ऐसे हम देखेंगे यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पे हमारा अवरोही क्रम रहेगा कोच्चि, कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों यानी डिस्पोजेस का प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा वी यानी गोंडवाना तंत्र। तुलबुल परियोजना का संबंध है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो झेलम नदी पर है क्योंकि झेलम नदी हमेशा क्या रहती है आपकी विवादों में रहती है। तो तुलबुल परियोजना क्या है? तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक झेलम नदी पर बनी हुई है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद है, याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कथन है, फिर हमें उनके बारे में देखना है। तो जो इसमें देखते हैं कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं। इस तरह 3 खदान हैं, इनमें से क्या कह रहा है? विचार कीजिए। तो यानी इनमें से हमें ये बताना है कि सही कौन सा है। तो केवल तीसरा इसमें सही है, राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन हिंदुस्तान का स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है सी यानी जमशेदपुर। भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी जमशेदपुर। इसका विकास निजी पूंजी एवं टाटा प्रबंधक के निजी प्रयासों से साकची नामक गांव में शुरू किया गया है। यानी ये क्या है? गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो वो कौन होगा? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी यानी पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण है। मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिस्थितियां लाना है। परिस्थितियां विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितियों के समतुलन है। तो यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे डी वाला, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। तो जो प्रदूषण है उसके विश्वसनीय सूचक हैं वो है लाइकेन तथा मॉस, याद रखना। लाइकेन तथा मॉस। लाइकेन कब बनता है? कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। लाइकेन क्या बताता है? ये पर्यावरण का सबसे विश्वसनीय सूचक है लाइकेन, तथा इसमें मॉस भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबीय तापमान के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ग्लोबीय जो तापमान है उसके संबंध में हमें कथनों पर ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है, इसमें ग्लोबीय तापमान पर संगठन के उस पर ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी रहेगा यानी 1, 2 और 4 इसमें सही है। तो 1, 2 इसमें जो 1, 3, 4 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 1, 3, 4। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। 1 में क्या है? ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा क्या है? इसमें विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तीसरा है यह संभावना है कि सन 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष नीदरलैंड में भी एक गंभीर संकट छा जाएगा। ये केवल संभावनाएं हैं। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी GCF के लिए सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें ए। तो ए जो है बिल्कुल सही है, बाद बाकी सही नहीं पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। वाणिज्य में वाणिजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेंड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ द फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, यानी याद रखना आपका इस तरह पूछा जाता है। TRAFFIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें डी। ना तो 1 है ना ही 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम।
इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी। कथन 2 सत्य है जबकि कथन 1 असत्य है। राइट आंसर क्या रहेगा इसमें हमारा बी, केवल 2। यानी ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार में प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलन को बताना है हमें, सुमेलन की कूट को बताना है। तो हमारा जो 27 का जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी आंसर। इसमें 27 में क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी बिरहा का भोजपुरी है। आप बात करें कजरी का अवधि है, और आपका मल्होर का बिजी है, और रसिया का यानी सेम है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, तंबाकू है। यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है। तो जो राइट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, राइट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डी है। थोड़ा जल्दी है इसलिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे डी है राइट क्वेश्चन। तो आलू तथा गन्ना का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू और गन्ने का उत्तर प्रदेश क्या है, सभी सबसे बड़ा देश में उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों के संबंध में नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें जोड़ा बनाना है, यानी सही देखना है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बी। तो बी में देख लेते हैं क्या कूट दी गई है। तो आपको देखना है कि बी का क्या है, 2 है, ए का 2 और बी का 3। तो यानी खोगला पश्चिमी बिहार गाजियाबाद में है, और आपका है नवाबगंज का पश्चिमी बिहार उन्नाव में है, और आपका है असमपुर का पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पे है, रायबरेली में। बचा कौन, पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार, तो ये आपका गोंडा में है। इस तरह से इसकी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा। उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन है। तो यानी हमें उद्योग दिए गए हैं, उनके नाम सुमेलित करने हैं जिनमें इनका मुख्य उत्पादन है। तो आपको याद रखना है कि आपका रेणुकूट क्या है, रेणुकूट क्या है, आपका एल्युमिनियम उद्योग है। आपका ऋषिकेश में क्या है, एंटीबायोटिक प्लांट है। और आपका मेरठ में क्या है, तो मेरठ के आपको पता ही है कि मेरठ में खेल का सामान है। और आपका अलीगढ़ में क्या है, तो वो तालों के लिए मशहूर है। तो अगर आपकी इसकी कूट हो जाएगी तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर कूट आई है, फिर कूट को देखना है, क्योंकि हर बार हमें कूट को यहाँ पे देखना है, क्योंकि कूटों को बहुत रखा जा रहा है यहाँ पे, जिससे कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हो सकें। देखिए सोनपुर आया है, सोनपुर आया है, आपका इलाहाबाद आया है। 131 को देखिए, सोनभद्र का क्या है, चूना पत्थर फेमस है। याद रखना सोनभद्र का क्या है, चूना पत्थर, यानी 1 का 4 आपका। तो यहाँ पे जो रह जाएगा, इलाहाबाद का क्या है, सीसा बालू। इलाहाबाद में क्या है, सीसा बालू। अगर ललितपुर की बात की जाए तो ललितपुर में क्या है, तांबा। तो यहाँ पे जो कूट बनती है वो देखने मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फाइबर के लिए है। तो जो हमारी कूट बनेगी वो बनेगी हमारी डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पशुएं हैं, पशुओं से संबंधित मेले हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आयोजन स्थल कहाँ कहाँ होता है। गोविंद साहब मेला देखिए, बाग मेला देखिए। तो पहला है पशु मेला। पशु मेला कहाँ पे लगता है, आपका बटेश्वर। द्रुपद मेला की बात की जाए तो द्रुपद मेला कहाँ पे लगता है, आपका वाराणसी। अगर बात की जाए गोविंद साहब मेला की, तो गोविंद साहब मेला लगता है आपका अम्बेडकर नगर। अगर बात की जाए कि इसकी बाग मेला की, तो ये लगता है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी।
तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना श्री प्रसाद गुप्त ने की थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, तो वो है हमारा आजमगढ़। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो जो भारत है उसका आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से, याद रखना। सार्वजनिक क्षेत्र के जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके बैंकों के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं, स्थापना वर्ष पूछ रहा है, तो संस्था तथा स्थापना वर्ष, उत्तर को सही क्रम में लगाना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। इनकी स्थापना के अनुसार हमें इन्हें लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले कौन आ जाएगा? आपका 1-4, तो 1-4 हमारा कहाँ है? स्थापना वर्ष में गायब है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे स्थापना वर्षों को लिख देना है। देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमारी स्थापना वर्ष जो है, औद्योगिक विकास वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, विकास वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने 1964 में क्या हुआ है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बना। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बना, जिसको बोलते हैं हम IDBI। तो ये कब बना है? 1964 में। अब बात करते हैं हम IFCI की, तो ये बना है हमारा यहाँ पे देखिए 1948 में। अब बात करते हैं हम सिडबी की, तो ये है हमारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, तो ये 1990 में, ये 1990 में। अगर बात करें ICICI की, तो ये बनी है हमारी 1955 में। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सन दी हुई हैं, उन सन के अनुसार इन्हें हमें सुसज्जित करना है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें डी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो न्यूनतम समर्थक मूल्य का कौन निर्धारक है? वो है कृषि लागत एवं मूल्य का आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हम और क्या, बस तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, थोड़े से क्वेश्चन रह गए। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी 1965 में स्थापित हुआ था, तो कौन स्थापित हुआ था? तो वह है कांडला में। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, तो वो हमारा है इसमें राइट आंसर वो है सी, ये केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। नेक्स्ट चलते हैं, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो आयात की जो प्रक्रिया वह आरंभ होती है इंडियड से। नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में किस में महिला संरक्षण का सबसे कम है? तो महिला जो है साक्षरता सबसे कम पूछा जा रहा है, तो यह है श्रावस्ती। मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी कि जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कहाँ कितनी है, लिंग अनुपात कहाँ कितना है, तथा डेंसिटी यानी आपकी क्षेत्र विस्तार कहाँ कितना है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का क्या करना है, तो देखिए कौन सा है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है 1921। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका के ओपेल का सदस्य है, तो वो कौन है सदस्य? वो है वेनेजुला। पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वह है तहसीलदार। तभी तो जवाबदेही किसकी होती है? तहसीलदार की। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसमें पेपर में जो GS वाला है यानी सामाजिक अध्ययन वाला है उसमें डे जरूर पूछे जाएंगे 1 से 2 तक
1 या 2 नंबर आपको डे से मिल जाएंगे, यानी दिवसों से मिल जाएंगे। तो इस पर हमारी कुछ वीडियो आ चुकी हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और डालनी चाहिए तो हम डाल सकते हैं। अब आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से भी इसमें डाल सकते हैं कि कौन से दिन नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आपका 1 मार्च, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा श्रमिक डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी कि किस दिन हम श्रमिक दिवस मनाते हैं, यानी आपका लेबर डे। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार या छापा जाता है, तो वो हमारा कहाँ छापा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है पुणे। सम्यक भारत अभियान किसके लिए चलाया गया था, तो वो हमारा है दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जीएस में एक पार्ट है सोशल स्टडीज़ में, यानी एसएस में क्या पार्ट है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के ऊपर आपको पढ़ना। उसमें कुछ नहीं कहा, केवल दिव्यांगता शब्द दे दिया। उस पर मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, उन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तथा दिव्यांगता से और रिलेटेड वीडियो भी बनाऊँगी। सुगम्य भारत अभियान किसके लिए चलाया गया है, तो वो है दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के लिए। तभी तो हर जगह कहाँ है, ढाट सीढ़ियों के पास दलान मौजूद है, क्योंकि वो क्या है, इनको सुगमता हो सके, इन्हें आसानी हो सके, उसके लिए है। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। देशव्यापी अभियान है ये। तो आई होप हमने आज 100 क्वेश्चनों को कवर किया, 100 क्वेश्चनों को कवर किया। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन इसलिए कम कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो आप पूरा वीडियो नहीं देते, स्किप्ट कर देते, इसलिए मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तथा दिव्यांग हुआ, आपका डे हुआ, इस तरह की मेरी वीडियो बनी हुई है, तथा जनसंख्या साक्षात्कार पर वीडियो बनी हुई है, तो मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, जो आपके सामान्य अध्ययन वाले विद्यार्थी के लिए भी, तथा जो खाली जीएस का पार्ट दे रहे हैं, यानी 1 से 50 तक के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या वो हिंदी वाले या फिर साइंस वाले विद्यार्थी हों, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट या तो मॉडल पेपरों के साथ या फिर आपका जो सामाजिक अध्ययन है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके कुछ पॉइंटों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।